मैं चंदेश्वर सर। आज का जो ये क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इंग्लिश ग्रामर से है और इंग्लिश ग्रामर के टेंस से लिया गया है। जी बिल्कुल, टेंस के प्रेजेंट टेंस के फोर्थ पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से है और आज आप सीखने वाले हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो आइए देर नहीं करते हुए इसको समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहेंगे, कैसे सेंटेंस को हम मानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन को समझते हैं सबसे पहले। It's a form of the verb that denotes or shows any action started in the past and still continuing in the present time। इसका हिंदी समझते हैं। कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट, कोई भी स्टेट यदि पास्ट में शुरू होकर और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, जारी हो, इस तरह के बात करने वाले सेंटेंस, इस तरह के डेफिनेशन को बताने वाले सेंटेंस क्या कहलाता है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होता है। और यदि ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से जुड़े हुए होते हैं तो इसे हम इसकी आइडेंटिटी को जान लेते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसके सिंबल क्या होते हैं, इसके पहचान क्या होते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर के आप राइट डाउन करते रहिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके सिंबल को समझ लेते हैं, इसकी जो आइडेंटिटी है उसको समझ लेते हैं। आइडेंटिटी, इसको आप सिंबल, सेंटेंसेस को जो पहचानने के संकेत हैं, जो सिंबल है, जो पहचान है, उसको देख लेते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इत्यादि। लगा हो। यदि किसी हिंदी वाक्य, किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि, ये सब जो है वर्ब से अंत होता है किसी भी सेंटेंस का, तो हम निश्चित रूप से समझ लेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से है। और जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से है तो
इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कौन ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कौन ऐसा अरेंजमेंट होगा, कौन ऐसा फॉर्मुलेशन होगा, उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। मैं 1 घंटा से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। आप शुरू से अंग्रेजी सीख रहे हैं इत्यादि। ये 2 उदाहरण है सेंटेंस के, और इसके अलावा और भी हम कई सारे सेंटेंसेस को ले सकते हैं। आपको सिंपली देखना है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं से एंड होने वाली सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, उसको हम सोचेंगे और उसमें देखेंगे सेंटेंस में कि यदि इस तरह के वर्ब से यदि एंडिंग हो रही है सेंटेंस की, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा, जो करेक्ट जो उसका स्ट्रक्चर होगा, अरेंजमेंट होगा, वो किस आधार पे होगा, किस फॉर्मूले से होगा, किस रूल से होगा। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, जिस पर सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाएगा, जिसके माध्यम से ट्रांसलेशन को बनाया जाएगा। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है किसी भी टेंस के अंदर, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं, पहले मैं कई बार बता चुका हूं। असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस से, वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव। हैज़ या हैव का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद बीन लगाएंगे, हैज़ बीन या हैव बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब का जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, यानी V4 होगा। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और फिर फॉर या सिंस, फॉर या सिंस। टाइम मेंशन वर्ड है, यदि कोई टाइम मेंशन किया गया है या टाइम मेंशन से रिलेटेड कोई वर्ड है, तो उसके लिए फॉर या सिंस हम यूज़ करेंगे। डिपेंड करता है कि किस तरह का टाइम है, वो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ सेंटेंस में या तो फिर पीरियड ऑफ टाइम है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अदर वर्ड्स को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। एक सेंटेंस था, क्या था सेंटेंस जो कि एग्जाम्पल में लिए हुए थे? क्या था उदाहरण में? मैं 1 घंटा से, क्या था सेंटेंस? मैं 1 घंटा से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। मैं 1 घंटा से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, या इस तरह के सेंटेंसेस रहेंगे तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे सही बनाएंगे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर कौन होता है। सेंटेंस में यदि हम कौन, हु लगाकर यदि क्वेश्चन करते हैं, हु इज़ डूअर, तो डूअर कौन है? यहाँ पे काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है, और आई के साथ क्या लगेगा हमारा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। तो क्या हो जाएगा? आई हैव। और बिन तो सभी के साथ लगेगा, आई हैव बिन। क्या हो जाएगा? आई हैव बिन। और वर्ब क्या है इसमें? सिखाना है वर्ब, सिखा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बिन टीचिंग। क्या हो जाएगा? आई हैव बिन टीचिंग। पढ़ाना और सिखाना दोनों का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? टीच होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? आई हैव बिन टीचिंग। सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ? अब देख लीजिए, अंग्रेजी सिखा रहा हूँ तो इंग्लिश, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश। और उसके बाद क्या है हमारा? कब से सिखा रहा हूँ? तो
1 घंटा से। कब से? 1 घंटा से। तो 1 घंटे के लिए, क्योंकि ये क्या है, एक पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। ठीक है। तो पहले से आप जान रहे हैं कि ट्रांसलेशन को, जो हिंदी के जो सेंटेंस है उसका यदि हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं। यानी मैं सिखा रहा हूँ आगे, उसके बाद फिर क्या होता है, राइट से लेफ्ट हो जाते हैं। मैं सिखा रहा हूँ, उसके बाद क्या आ गया, इधर से देखिए इंग्लिश, उसके बाद फिर 1 घंटा से। तो आप देख रहे हैं पहले लेफ्ट से राइट गए और फिर राइट से लेफ्ट। जो बचे हुए वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बचे हुए जो बाकी वर्ड है इसमें, जो रेस्ट वर्ड्स है, उसको क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। अदर वर्ड्स कैन बी रिटेन, कैन बी यूज्ड, कैन बी प्लेस्ड इन अदर प्लेसेस ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट और अपने राइट प्लेस पे होनी चाहिए। इसके अलावा यदि अदर वर्ड्स है तो दोज कैन बी यूज्ड इन एनी प्लेस आफ्टर ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस जो होगा, उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, सेकेंड स्ट्रक्चर है जो कि नेगेटिव से है, वो स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, प्लस बिन लगेगा ही लगेगा। उसके नहीं, हैज़ हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे, नेगेटिव जो है वर्ड्स लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा। उसके बाद हम बिन लगाएंगे। ठीक है। पहले मैंने बता दिया है, आपको कई बार बताया है कि सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, यदि नॉट वर्ड नेगेटिव वर्ड्स होता है वो तीसरे पोजीशन पे होता है। तो पहला पोजीशन ये है, दूसरा ये हो गया दोनों में से एक, और तीसरा पोजीशन हो गया नॉट का। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई ट्रांसलेशन बनाएंगे, जब भी इंग्लिश का सेंटेंस यूज़ करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे, तो हमेशा क्या होगा, जो नेगेटिव वर्ड है जैसे कि नॉट है, उसको तीसरे पोजीशन पे रखेंगे। दूसरे पोजीशन पे भी इसका यूज होता है कई सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन वो क्या होता है, उसको स्मूथ बनाने के लिए और बिल्कुल फ्लुएंट बनाने के लिए होता है। तो चलिए यहाँ पे यदि हम यूज़ करते हैं तो कभी भी हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो चलिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, फॉर या सिंस का यूज़ होगा, उसके बाद फिर लास्ट में अदर वर्ड्स यूज होगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या था मेरा, हिंदी का जो सेंटेंस था क्या था, मैं 1 घंटा से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैं 1 घंटा से अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं 1 घंटा से अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बिन, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बिन टीचिंग, क्या हो जाएगा, टीचिंग। सिखाना क्या होता है, टीच होता है, और टीच का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो टीचिंग होता है। तो आई हैव नॉट बिन टीचिंग इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, क्या नहीं सिखा रहा हूँ, तो इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फॉर एन आवर, क्या, फॉर एन आवर। ओके, तो ये नेगेटिव हमारा हो गया सेंटेंस। इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो कि इंटेरोगेटिव से है। कौन सा सेंटेंस होता है हमारा, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, क्या मैं 1 घंटा से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। तो तीसरा देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा, हैज़ या हैव सबसे पहले आएगा, हैज़ या हैव सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बिन आएगा, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर फॉर या सिंस आएगा। फिर अंत में क्या होगा हमारा, ये अदर वर्ड आएगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं,
क्या मैं 1 घंटा से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हैव आई बीन, क्या हो जाएगा हैव आई बीन, फिर क्या होगा टीचिंग, क्या होगा टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आर, क्या करेंगे फॉर एन आर लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आपने देख लिया कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड, उसका ट्रांसलेशन हम दिए गए स्ट्रक्चर से कैसे बनाएंगे। चलिए इसके फोर्थ स्ट्रक्चर की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर 4 हैं उसमें से चौथे की बात कर लेते हैं और इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्या होगा हैज़ या हैव हो जाएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद तीसरा पोजीशन होगा नॉट का, उसके बाद बीन हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर फॉर या सिंस यूज़ करेंगे और लास्ट में अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में क्या होगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अदर वर्ड के बाद क्या होगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से। क्या होगा उसी सेंटेंस का जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लेंगे। हैव आई बीन, हैव आई नॉट बीन कर देंगे। हैवंट भी आप लिख सकते हैं दूसरे पोजीशन पे, बट मैंने पहले बताया है तो हैव आई नॉट बीन टीचिंग, क्या हो जाएगा हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आर, फॉर एन आर। चलिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड जो सेंटेंस है हिंदी के, उसका ट्रांसलेशन फंडामेंटल जो 4 आपके स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे, इसको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और यदि 5th और 6th की बात कर लें जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसकी बात कर लें तो जो तीसरा है हमारा, इस तीसरे में क्या करेंगे WH वर्ड लगा देंगे। जैसे कि वॉट, WH वर्ड क्या है वॉट, वाई, फेयर, इस तरह का वर्ड आएगा तो यहाँ पे लगाएंगे और साथ में ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5th स्ट्रक्चर। 6th की बात कर लें तो WH वर्ड को हम 4th जो इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसके आगे यदि हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 6th स्ट्रक्चर हो जाएगा और 6th टाइप का ये सेंटेंस हो जाएगा। इस तरह से आप सभी स्ट्रक्चर को जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से जुड़े हुए बेसिक है और 5th 6th टाइप का है आपने देखा, उसके एग्जाम्पल को देखा और आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर और साफ साफ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि फॉर और सिंस। फॉर सिंस का यूज सर कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे, किसके साथ फॉर यूज होगा, किसके साथ सिंस यूज होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका जायज़ है, बिल्कुल ही उचित क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो चलिए उसके यूजेस को देख लेते हैं कि किसके साथ हमें फॉर लगाना है, किसके साथ सिंस लगाना है। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल पे दोनों में कंपेयर करके हम दोनों को समझते हैं ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे। चलिए इसको 2 पार्टीशन में कर लीजिएगा पेज पर और एक तरफ लिख दीजिएगा फॉर और दूसरे पार्ट में लिखिएगा सिंस। एक पार्ट में फॉर और दूसरे पार्ट में सिंस। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देखना है, फॉर मीन्स भी से होता है, सिंस मीन्स भी से होता है। तो चलिए फॉर कहाँ पे यूज करेंगे। पहला यूज देखिए इसका, यदि रहेगा टाइम 2 घंटे से, क्या रहेगा 2 घंटे से, तो क्या यूज होगा फॉर 2 आवर्स, क्या हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। इसमें यदि रहेगा 2 बजे से, क्या रहेगा 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा सिंस 2 आवर्स, क्या होगा सिंस 2 o'clock, सॉरी आवर्स नहीं लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है।
अब यहाँ पे 2 घंटे से कहने का मतलब ये हुआ कि 2 मिनट से भी हो सकता है, 2 सेकंड से भी हो सकता है, नहीं तो इस तरह का टाइम यूज होगा। यदि रहेगा 2 दिनों से तो फॉर 2 डेज इस तरह का रहेगा। और यदि रहेगा सोमवार से, दिन का नाम क्या होता है, सोमवार से, शनिवार से, शुक्रवार से, इस तरह से दिन के नाम यदि रहता है और उस दिन से कोई सेंटेंस में टाइम मेंशन रहेगा तो क्या होगा, सिंस मंडे। क्या लिखेंगे, सिंस मंडे। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। यदि रहेगा 2 महीने से, 5 महीने से, 10 महीने से, तो क्या होगा, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, इस तरह से फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। और यदि रहेगा जनवरी से, दिसंबर से, जून से, तो इस तरह का यदि टाइम मेंशन वर्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें सिंस का यूज करेंगे, सिंस जनवरी। और फिर इससे आगे बढ़ें, यदि रहेगा 2 वर्षों से, कब से, 2 वर्षों से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 ईयर्स। क्या हो जाएगा, फॉर 2 ईयर्स। इसी तरह से रहेगा 1990 से, यदि ईस्वी सन रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे सिंस 1990। तो और यदि रहेगा आपका, इसमें और समझ लीजिए, यदि रहेगा शुरू से, क्या रहेगा सेंटेंस में आपने देखा, शुरू से, सिंस स्टार्ट। क्या हो जाएगा, सिंस स्टार्ट, सिंस बिगिनिंग, सिंस स्टार्ट। यदि रहेगा जन्म से, क्या रहेगा, जन्म से, तो क्या हो जाएगा, सिंस बर्थ। क्या होगा, सिंस बर्थ। यदि रहेगा सुबह से, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। यदि रहेगा शाम से तो सिंस इवनिंग। यदि रहेगा रात से तो सिंस नाइट। तो आपने देखा इस तरह से यदि हम कंपेयर करके, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आपने इस जो कंपैरिजन करके जो बताया गया है, ये आपको ज़्यादा दिनों तक याद रखने के लिए परमानेंटली आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह का टेबल बताया है। और इस तरह के टाइम मेंशन वर्ड यदि रहता है किसी सेंटेंस में तो निश्चित रूप से हम फॉर सिंस का यूज़ दिए गए टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। हमारा सेंटेंस जो है कभी भी ट्रांसलेशन क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो आज के इस सेशन में, क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये टोटल जानकारी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल यदि समझ में आ गया है तो इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए, ये वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अदर वीडियोज़ के माध्यम से।